हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा फाइनल सीए के एफआर सब्जेक्ट से इंडेस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो ट्राई टेस्ट योर नॉलेज है वो वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। कंपनी ए एंड कंपनी बी आर इन पावर बिजनेस। कंपनी ए होल्ड्स 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स। ऑलरेडी हम 25% शेयर्स होल्ड करके बैठे हैं। On 1st November, Company A obtains control. On 1st November, Company A obtains control of Company B when it acquires a further 65% of Company B's share, thereby resulting in a total holding of 90%. Fine. 25% हमारे पास ऑलरेडी था, हमने 65% और शेयर्स खरीदा, अब हमारे पास 90% शेयर होल्डिंग हो गया है. The acquisition had the following features. Consideration. Company A transfers cash 59 lakhs. इतना हम कैश दे रहे हैं and issues 1 lakh shares on 1st November. The market price of Company A's shares on the date of issue is 10. Contingent consideration. Company A agrees to pay additional consideration of 7 lakh if the cumulative profit of Company B exceeds 70 lakhs over the next 2 years. At the acquisition date, it is not considered probable that the extra consideration will be paid. The fair value of the contingent consideration is determined to be 3 lakh at the acquisition date. Okay. Transaction date, Company A pays transaction cost. Company A pays additional acquisition related cost 1 lakh, non-controlling interest. The fair value of NCI is determined to be, the fair value जो दिया गया है वो है 7 lakh 50 at the acquisition date based on market price. Company A elects to measure an NCI at fair value. Previously held non-controlling equity interest. Company A has owned 25% of the shares in Company B for several years. At first November, the investment is included in the company's consolidated balance sheet at 6 lakhs and accounted for using equity method. Fair value is 20 lakhs. और नेट आइडेंटिफाइबल एसेट जो है कंपनी का वो 60 lakhs है. डिटरमाइन द अकाउंटिंग यूजिंग एक्विजिशन मेथड. फाइन. फॉर द बिजनेस कॉम्बिनेशन बाय कंपनी स्टार्ट करते हैं. इसमें ए कंपनी बी कंपनी को टेक ओवर कर रहा है. ए कंपनी के पास ऑलरेडी 25% शेयर होल्डिंग है और उसने और 65% शेयर खरीदा और 90% हो गया, तो इस तरीके से वो होल्डिंग कंपनी बन गया. चलिए कोई इंपॉर्टेंट चीजें लिख देते हैं. सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें डेट ऑफ एक्विजिशन. डेट ऑफ एक्विजिशन. डेट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है? जिस दिन पे कंट्रोल ट्रांसफर होता है, जिस दिन पे ए लिमिटेड बी लिमिटेड पे कंट्रोल ले लेगा, उस दिन को हम बोलते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन. और क्वेश्चन में क्लियरली लिखा गया है ऑन 1st November ए लिमिटेड ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ बी व्हेन इट एक्वायर्स अ फर्दर 65% शेयर्स. कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को टेक ओवर किया है ऑन 1st November, कंट्रोल लिया है ऑन 1st November. तो हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन होगा 1st November. ईयर नहीं दिया है. फाइन. 1st November हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा. फाइन. और नीचे भी अगर हम देखेंगे ना, तो जो शेयर इशू किया गया वो 1st November को है. तो जनरली जिस दिन पे हम शेयर इशू करते हैं वही दिन हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन हो जाता है, डेट ऑफ कंट्रोल हो जाता है. फाइन. फर्स्ट पार्ट डन. सेकंड, फिर हमें देखना होता है कि इसमें अक्वायरर कौन है. आइडेंटिफाई द अक्वायरर. आइडेंटिफाई द अक्वायरर. जैसे कि ए लिमिटेड आइडेंटिफाई द अक्वायरर. इसमें अक्वायरर कौन है? ए लिमिटेड. क्यों? क्योंकि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को शेयर्स दे रहा है. कभी कभी ऐसा होता है कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को शेयर्स देता है पर वो रिवर्स एक्विजिशन होता है, तो बी लिमिटेड अक्वायरर हो जाता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में हुआ है. और इस क्वेश्चन का मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल के रखा है रिवर्स एक्विजिशन पे बेस्ड. तो कभी कभी उल्टा होता है, जहां पे ए लिमिटेड शेयर इशू कर रहा है बी को, ए लिमिटेड टेक ओवर कर रहा है बी को, लेकिन अक्वायरर बी हो जाता है क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन उसके पास कंट्रोल होता है, उसके पास ज्यादा शेयर्स होते हैं. लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है. ए लिमिटेड टेक ओवर कर रहा है और ए लिमिटेड शेयर इशू कर रहा है और ए लिमिटेड ही हमारा अक्वायरर है. तो हमने आइडेंटिफाई द अक्वायरर भी कर दिया कि भाई ए लिमिटेड इज द अक्वायरर. फाइन. अब हम कैलकुलेट करेंगे पीसी. हमारा अल्टीमेट गोल है कि हमें गुडविल कैलकुलेट करना है कि एक्विजिशन पे कितना गुडविल हो रहा है. उसके लिए हम पहले देखते हैं पीसी कितना है. कंसिडरेशन. कंपनी ए ट्रांसफर्स कैश 59 lakhs. ओके. कंपनी ने कैश ट्रांसफर किया है 59 lakhs and issues 1 lakh shares on 1st November. The market price of company A's share on the date of issue is 10 rupees per share. हम शेयर्स भी इशू कर रहे हैं. ए लिमिटेड शेयर इशू कर रहा है. कितने शेयर इशू कर रहा है? 1 लाख शेयर. उसका मार्केट प्राइस क्या है? 10 रुपीज. फेयर वैल्यू पे इशू होगा, तो 10 lakhs भी पीसी हो गया, परचेज कंसिडरेशन. आगे फिर इसमें कंटिंजेंट कंसिडरेशन भी है. देखिए कंसिडरेशन 3 टाइप के होते हैं.
हम जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पहले करते थे तो सिर्फ एक ही कंसिडरेशन होता था जो अभी दिया जा रहा है एक्चुअली। लेकिन इंड एस में कंसिडरेशन तीन टाइप के होते हैं। एक कंसिडरेशन जो हम एक्चुअली शेयर्स या कैश इशू करते हैं, जो एक्चुअली अभी का अभी हम दे रहे हैं। दूसरा होता है डिफर्ड कंसिडरेशन। डिफर्ड कंसिडरेशन का मतलब हम कंसिडरेशन, हम सामने वाले पार्टी बी लिमिटेड को फॉर एग्जांपल बोलेंगे, उनके शेयर होल्डर्स को बोलेंगे हम तुम्हें इतना पैसा देंगे पर 2 साल बाद या 3 साल बाद, ऐसा कुछ टाइम के बाद, तो उसे हम बोलते हैं डिफर्ड कंसिडरेशन। और तीसरा होता है कंटिंजेंट कंसिडरेशन। कंटिंजेंट कंसिडरेशन मतलब हम ऑपोजिट पार्टी को बोलेंगे कि भाई मैं तुझे पैसे दूंगा या मैं तुझे शेयर्स दूंगा, पर कब दूंगा? मैं तुझे दूंगा इफ सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। जैसे कि अगर तुम्हारे कंपनी का प्रॉफिट मेरे टेक ओवर करने के बाद से 25 करोड़ के ऊपर चले जाएगा, तो मैं तुम्हें और एडिशनल शेयर्स दूंगा या कैश दूंगा, तो उसे बोलते हैं कंटिंजेंट कंसिडरेशन। तो इस तरीके से कंसिडरेशन तीन टाइप के होते हैं। एक हम कैश या शेयर्स देते हैं, दूसरा डिफर्ड मतलब हम देंगे, कंफर्म देंगे पर बाद में 2 साल बाद 3 साल बाद ऐसा कुछ देंगे। और तीसरा कंटिंजेंट जो कि किसी कंडीशंस के सेटिस्फाई होने पे ही दिया जाएगा, जैसे कि प्रॉफिट, कि इतना प्रॉफिट हुआ 2 साल के बाद 1 साल के बाद तो मैं दूंगा। ओके। तो इसे हम रिकॉर्ड करते हैं प्रेजेंट वैल्यू पे, क्योंकि हमें 2 साल बाद या 3 साल बाद देना है, तो हम प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। और कंटिंजेंट कंसिडरेशन रिकॉर्ड होता है फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू पे मतलब आज जो भी उसका फेयर वैल्यू है, उस फिगर पे कंटिंजेंट कंसिडरेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा। और सब्सिक्वेंटली कैसे करेंगे वो मैं बाद में कभी दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। पर आज फिलहाल मैं खाली डे वन, दैट इज पीसी के, दैट इज अब जब हम गुडविल कैलकुलेट करें डेट ऑफ एक्विजिशन पे, तो वो दिन पे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बता रहा हूं। वो हम फेयर वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे, मतलब आज जो उसका फेयर वैल्यू है। फाइन। फेयर वैल्यू मतलब नॉर्मल मार्केट प्राइस। चलिए कंटिजेंट कंसिडरेशन पे आते हैं। कंपनी ए अग्रीज टू पे एडिशनल कंसिडरेशन ऑफ 7 लाख इफ द क्यूमुलेटिव प्रॉफिट, इफ ये हो गया कंटिजेंट, इफ द क्यूमुलेटिव प्रॉफिट ऑफ बी एक्सीड 7 लाख ओवर 70 lakhs ओवर द नेक्स्ट 2 years। अगले 2 साल में प्रॉफिट अगर 70 lakhs के ऊपर गया तो हम देंगे, हम 7 lakhs और देंगे। एट द एक्विजिशन डेट इट इज नॉट कंसिडर्ड प्रोबेबल, प्रोबेबल नहीं है दैट द एक्स्ट्रा कंसिडरेशन विल बी पेड, लेकिन द फेयर वैल्यू ऑफ द कंटिजेंट कंसिडरेशन डिटरमाइंड टू बी 3 लाख, पर क्वेश्चन में फेयर वैल्यू दिया गया है। और इंड एस 103 में क्या लिखा गया है, क्या स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है हमारा, कि भाई जो कंटिजेंट कंसिडरेशन है उसे हमें फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। तो ये हमारा कंटिजेंट कंसिडरेशन है जिसका फेयर वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में 3 lakhs। तो कंटिजेंट कंसिडरेशन का फेयर वैल्यू 3 lakhs। फाइन। आगे जाते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कंपनी ए पेज एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट ऑफ 1 लाख। एक्विजिशन रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो सब पीएनएल में जाते हैं, तो उसका यहाँ पे नो एंट्री, वो हम उसे एक्सपेंस मानेंगे। नेक्स्ट आते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इस पैरा पे बाद में आता हूं, पहले नीचे वाला पैरा ले लेता हूं। प्रीवियसली हेल्ड नॉन कंट्रोलिंग इक्विटी इंटरेस्ट, कंपनी ए हैज ऑलरेडी ओन 25%, वो फर्स्ट पैरा में भी लिखा गया था क्वेश्चन के, in company B for several years. At 1st November, the investment is included in company A's balance sheet at 6 lakh. हमने 6 lakhs में खरीदा होगा इसलिए वो फिगर में इंक्लूडेड है। अकाउंटेड फॉर यूजिंग इक्विटी मेथड ऑब्वियसली, अच्छा तो इसे अकाउंटेड फॉर यूजिंग इक्विटी मेथड, तो हमने 6 लाख में नहीं खरीदा होगा। इक्विटी मेथड में हम जो भी हमारा कॉस्ट है प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है वो सब करके रिकॉर्ड करते हैं। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इक्विटी मेथड क्या होता है। फिलहाल हमारे बुक्स में 6 lakhs पे दिख रहा है और उसका फेयर वैल्यू दिया गया है 20 lakhs। तो इस केस में क्या होता है, जो प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट है वो भी हमारा कॉस्ट बन जाएगा, वो भी हमारा पीसी होगा। क्यों? क्योंकि पहले हम उस कंपनी में 25% शेयर होल्ड करते थे, सामने वाला कंपनी हमारा एसोसिएट था। अब हमने एसोसिएट का स्टेटस छोड़ के उससे सब्सिडरी का स्टेटस ले लिया है और हम होल्डिंग कंपनी बन चुके हैं, तो इसे भी हमें फेयर वैल्यू पे इंक्लूड करना होता है। फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियसली held equity interest 20 lakhs, fair value of previously held equity interest। इन शॉर्ट इसे रीवैल्यू किया जाता है और एंट्री पास होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। इसका प्रॉफिट हम पीएनएल में लेके जाते हैं, तो 14 lakhs का जो प्रॉफिट है वो पीएनएल में जाएगा, उसे रीवैल्यू किया जाता है। बुक्स में 6 lakhs पे दिख रहा है, आज फेयर वैल्यू 20 lakhs है।
तो हम 14 लाख से उसे अप्रिशिएट करेंगे और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिखेगा 20 लाख, और वो 20 लाख बनेगा हमारा पीसी, क्योंकि अब वो निकल जाएगा, एसोसिएट निकल जाएगा और सामने सब्सिडरी आएगा। तो इट इज एज गुड एज इफेक्टिवली हमने उसे बेच दिया है और हमने नया सब्सिडरी खरीद लिया है, इसलिए वो पीएल में चले जाते हैं, डीम्ड सेल। फाइन, आगे जाते हैं। फिर दैट्स इट, पीसी हमारा हो चुका है। तो इसे इसका टोटल करेंगे, 59 लाख प्लस 10 प्लस 3 प्लस 20, तो टोटल पीसी हो गया है 92 लाख। ये हमारा पीसी हो गया है, थर्ड पार्ट। अब हम फाइंड करेंगे गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, हमने कितना कंसिडरेशन दिया है, दैट मींस पीसी कितना दिया है, फिर हम ऐड करेंगे एनसीआई को और माइनस करेंगे आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, जितने हमने सामने वाले के नेट एसेट्स लिए हैं। तो पीसी तो 92 लाख है, मतलब इतना हम सामने वाले को पे कर रहे हैं। फिर अब मैं आता हूं एनसीआई में, तो इस पैरा पे आते हैं। द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई इज डिटरमाइंड टू बी 7,50,000 एट द एक्विजिशन डेट बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, एंड कंपनी ए इलेक्ट्स टू मेजर एनसीआई एट फेयर वैल्यू। अच्छा, इस पे भी एक आते हैं हम। एनसीआई मेजर करने का दो तरीका होता है। इंड एस में एनसीआई को दो तरीके से किए जाते हैं, या तो हम नेट एसेट पे मेजर करेंगे या तो हम फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे, दो तरीका होता है। मतलब क्या है इसका, सी फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी कंपनी को टेक ओवर कर रहा हूं और उस कंपनी के पास 100 लाख के एसेट है, तो हमारा जो कंसोलिडेशन होता है, जो मेथड होता है, वो फुल कंसोलिडेशन मेथड होता है। मीनिंग अगर मैंने किसी कंपनी से 80% शेयर्स अगर खरीदे हैं, तो क्या मैं उसके एसेट्स जब टेक ओवर करूंगा तो 80% टेक ओवर करूंगा, तो मैं सब्सिडरी के एसेट्स टेक ओवर करूंगा, तो क्या 100 लाख का 80% मैं 80 लाख टेक ओवर करूंगा? तो नहीं, हमें पूरा टेक ओवर करना होता है, क्योंकि हमारा प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड नहीं एप्लीकेबल है, हमें फुल कंसोलिडेशन मेथड एप्लीकेबल होता है। मतलब हम जितना भी 80% हो कि 70% हो, हमें उसके एसेट्स पूरे लेने हैं। पर ऐसा देखा जाए तो गलत है, क्योंकि मैंने तो 80% ही शेयर लिया है, तो मेरा शेयर तो 80% है, तो 20% किसका शेयर हुआ? तो वो दूसरे लोगों का, दूसरे ओनर्स को, जिनको हम बोलते हैं एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का शेयर हुआ 20%, विच इज 20 लाख, तो उसे हम लाइबिलिटी दिखाएंगे। मतलब एज इफ हम पूरा एसेट टेक ओवर कर रहे हैं, लेकिन 20% हमें एनसीआई को देना है, इसीलिए हम उसे लाइबिलिटी दिखाएंगे, तो नेट हम 80 लाख ही टेक ओवर कर रहे हैं। तो इस तरीके से रिकॉर्डिंग किया जाता है। स्टूडेंट्स पूछते हैं हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, हम क्यों डायरेक्टली 80 लाख ही नहीं टेक ओवर कर रहे हैं? तो रीजन मैंने बता दिया कि स्टैंडर्ड बोलता है हमें फुल कंसोलिडेशन मेथड फॉलो करना है एंड नॉट पार्शियल कंसोलिडेशन मेथड। फुल कंसोलिडेशन मेथड में हमें सब्सिडरी के फुल एसेट्स टेक ओवर करने हैं, इसीलिए हमें फुल टेक ओवर करके एनसीआई को लायबिलिटी में दिखाते हैं। तो एनसीआई ये केस में मैंने नेट एसेट में दिखाया है। पर अगर इसके जगह पे हमारा स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई हम फेयर वैल्यू पे भी दिखा सकते हैं, तो सपोज फेयर वैल्यू है 23 लाख सपोज, तो हमें 23 लाख में दिखाना होगा। ओके, तो इस तरीके से चलता है। तो एनसीआई को हम फेयर वैल्यू में भी दिखा सकते हैं और नेट एसेट पे भी दिखा सकते हैं। तो नेट एसेट पे जब दिखाया जाता है, तो जो गुडविल आता है वो सिर्फ होल्डिंग कंपनी का होता है, लेकिन जब फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे तो जो गुडविल आता है वो होल्डिंग प्लस एनसीआई दोनों का होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 3 लाख से मेरे एनसीआई को बढ़ाऊंगा, तो सामने जो गुडविल होगा वो भी 3 लाख से बढ़ जाएगा, तो वो 3 लाख होता है एनसीआई का गुडविल। तो इस तरीके से गुडविल दोनों का होता है फेयर वैल्यू में, और नेट एसेट में सिर्फ होल्डिंग कंपनी का होता है। आई होप ये पॉइंट समझ गया होगा। आगे जाते हैं। फाइन, बैक टू द सम। हमारा पीसी 92 लाख है और फेयर वैल्यू हमें एनसीआई हमें मेजर करना है फेयर वैल्यू पे, जो है जो कि है 7,50,000, तो हम 7,50,000 पे एनसीआई मेजर करेंगे, 7,50,000। और हमने जो एसेट टेक ओवर किया वो नीचे दिया गया है। फेयर वैल्यू ऑफ कंपनी 20 आइडेंटिफाइबल नेट एसेट इज 60 लाख, हमने 60 लाख के एसेट टेक ओवर किए। तो हमने कितना एक्स्ट्रा पे किया, एक तो हमने 92 लाख पे किया, सेकंड हम उसके लाइबिलिटी को टेक ओवर कर रहे हैं कि तेरे एनसीआई को मैं पे करूंगा, तो वो भी एक टाइप का पेमेंट हो गया। तो इन अ वे हमने 99.5 पे किया है, और सामने हमें एसेट क्या मिला है, 60 लाख। तो विच मीन्स हमने 39.5 इतना ज्यादा पे किया है, इतना ज्यादा पे किया है। इसको अगर अलग तरीके से सोचना है तो इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि हमने 60 लाख का एसेट लिया है, उस एसेट में एनसीआई का जो हिस्सा है वो है 7.5,
तो हमारा हिस्सा कितना हुआ 52.5। अब इस 52.5 के सामने मैं पे कर रहा हूँ पीसी 92, तो मैंने कितना एक्स्ट्रा पे किया 39.5, और हम जो एक्स्ट्रा पे करते हैं वो होता है गुडविल। तो इस तरीके से हमारा गुडविल हो गया है 39.5 लैक्स। आई होप ये क्वेश्चन समझ गया होगा। चलिए, विद दिस आई स्टॉप द वीडियो। चलो बाय।